बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि इस वक्त हर कोई आईपीपीज़ के लिए चीख रहा है कि आईपीपीज़ का मुआहदा ख़त्म किया जाए, आईपीपीज़ का मुआहदा ख़त्म किया जाए, आईपीपीज़ के साथ जो है वो बातचीत की जाए और किसी तरह से जो बिजली का यूनिट है उसको कम किया जाए। क्योंकि ये जो बिजली का यूनिट की इतनी हाई टैरिफ है, रेट जो है, ये न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए बाइस परेशानी है, बल्कि ये हमारी सनतों का भी पहिया जाम करने वाला है कुछ दिनों में। और अभी आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस वक्त कोरंगी एसोसिएशन के अंदर के, जिसमें सनतकारों ने कहा है कि हमारी तकरीबन 20% सनतें बंद हो चुकी हैं। तो अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जब सनतें बंद हो जाएंगी तो मज़दूरों का क्या होगा, और वर्कर्स जो काम करने वाले हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड लोग हों या चाहे वो हायर कैडर के हों, अगर सनतें बंद हो गई तो बहुत बुरी सूरत हाल हो जाएगी। एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक तूफ़ान होगा और एक सनती रहनुमा जो हैं वो एक प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन मौजूदा सूरत हाल के सबब 85 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। ये बात कुछ दिनों पहले ही मेरे ही प्रोग्राम में और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे आसिफ इनाम साहब ने कही थी कि ये एक बहुत बड़ा बेरोज़गारी का तूफ़ान तो होगा जो होगा, लेकिन महंगाई का भी तूफ़ान होगा। तो ये जो तमाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो सनतों की, ये हमारी बिजली के यूनिट से वाबस्ता है, गैस की से वाबस्ता है, यानी तवानाई के शोबे से वाबस्ता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है इस वक्त, और ख़ासतौर से हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो भी इस वक्त आलमी बुनियाद पर जो है कॉम्पीट नहीं कर पा रही है अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से। क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में आप देखें टैरिफ रेट क्या है, इंडिया में क्या है, श्रीलंका में क्या है, तो यहाँ का जो टेक्सटाइल यूनिट है वो इस वक्त हमारे यूनिटों से अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं। वो प्रोडक्शन अच्छी इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास ऑर्डर्स आ गए हैं, क्योंकि हमारे ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, और कैंसिल होने की वजह यही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होने की वजह जो है वो बिजली का यूनिट है। और आईपीपीज़ का मुआहदा जो है वो दिन ब दिन जो है वो एक गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है, और हुकूमत को चाहिए कि इस मसले के ऊपर तरजीही बुनियादों के ऊपर तवज्जो दे। अच्छा, जब सनतों की सूरत हाल होगी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लेबर यानी जो मजदूर है उसका क्या हाल होगा, कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। साथ ही साथ जो है वो आईएलओ की तरफ से कुछ कवानीन भी मज़ीद लाने की भी कोशिशें की जा रही हैं, और सिंध लेबर कोड 2024 उसका ड्राफ्ट आ चुका है, और हो सकता है इसके ऊपर कानून साजी भी हो जाए, और अगर इस पर कानून साजी हो गई तो ये एक बहुत बड़ा लेबर के ऊपर जुल्म होगा। पहली उनकी कोई सुनवाई नहीं है, और आगे चल के मज़ीद फिर उन पे एक बहुत सितम ज़रीफ़ी हो जाएगी अगर लेबर कोड 2024 वाला ड्राफ्ट जो है अगर मंजूर हो जाता है और आगे तक ये अपने पाए तक पहुंच जाता है अगर तो आज इस सूरत हाल पर, इस मौजू पर बात करने के लिए कि ये क्या है, ये क्यों नाफिज किया जा रहा है और इससे कौन लोग मुस्तफ़ीद होंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो गेस्ट हैं वो वसीम जमाल साहब हैं, जो सेसी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और लेबर रहनुमा हैं। तो वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस मुश्किल हालात में, बारिशों के दिनों में आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, और आप जो है कि नेशनल कॉज के लिए बात करें, क्योंकि अगर हमारा लेबर जो है वो बेरोज़गार होता है तो एक आप समझते हैं कि एनार्की भी हो सकती है, और बेरोज़गारी का तूफ़ान जो होता है वो क्राइम को भी जन्म देता है, कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो क्राइम रेट है उसकी एक वजह ये भी है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा। तो अब ये जो लेबर कोड 2024 का जो ड्राफ्ट आया है, तो इस बारे में ज़रा थोड़े से ज़रा बताएं कि ये कब आया है, कैसे नाफिज हो रहा है, और उसके आगे आगे क्या मसाइल होंगे। बहुत शुक्रिया जाकिर साहब कि आपने मुझे जो है इस मौजू पे अपने स्टूडियो में मदऊ किया। मैं आपका और आपके चैनल का दोनों का मशकूर हूँ। देखिए, इस वक्त ये बड़ा अहम और हसास मौजू है जो सिंध लेबर कोड 2024 का जो ड्राफ्ट अभी सामने आया है उसके बाद, और जितनी भी मज़दूर तंजीमें हैं और मज़दूर रहनुमा हैं उन्होंने इस लेबर कोड को मुस्तरद कर दिया है। और मुस्तरद करने की वजह ये है कि ये वो ये समझते हैं कि ये कानून जो ड्राफ्ट आया है ये उनकी मशावरत से नहीं आया, और ये एक इंटरनेशनल लॉ है, और आईएलओ का जो अपना कन्वेंशन है 144 उसमें तयशुदा ये कन्वेंशन था कि जो भी
लेबर के मुतालिक कानूनी साजी होगी वो सह फ़रीकी होगी, यानी कि उसमें हुकूमत, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई इन तीनों के सह फ़रीकी बुनियादों पे जो मुशावरत होगी उसके नतीजे में जो लेबर कवानीन आएंगे। लेबर कवानीन को आसान और मुस्तहकम करने के लिए उसमें तब्दीलियाँ हमेशा आती रही हैं और माजी में रही, लेकिन इस मरतबा जो ये लेबर का नया जो ड्राफ्ट आया है लेबर कोड का, जिसे 2024 हम कह रहे हैं, ये ILO की मशावरत से आया है। और ILO का कहना ये है कि हमें सिंध गवर्नमेंट ने कहा था या पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें इस नई कानूनी साजी में हमारी मदद करें, तो उन्होंने फिर इसके लिए एक कोई 4 रुकनी कंसल्टेंसी की के लिए कुछ लोगों को हायर किया और उन्होंने इसमें मशावरत की और बकौल उनके कि उन्होंने उसमें कुछ लेबर रहनुमाओं से भी मशावरत की। लेकिन जब ये अब से 1 महीने पहले जब इस लेबर कोड को मजदूर रहनुमाओं के सामने एक लेबर कॉन्फ्रेंस जो कराची में मुनक्किद हुई उसमें दिया गया, तो वहाँ तमाम मजदूर तंजीमों ने उसे मुस्तरद कर दिया। इसी तरह जब ये लेबर कोड पंजाब लेबर कोड के नाम से वहाँ पेश किया गया तो वहाँ की तंजीमों में भी मुस्तरद किया है। और उसकी वजह ये है कि ये तो एक बहुत ज़रूरत थी सनतकारों की। वो कह रहे थे कि जो सिंध में तकरीबन को 21 के करीब जो लेबर कवानीन है और इन लेबर कवानीन, सनतकारों की कैसे ज़रूरत थी कि सनतकार क्या चाह रहे थे कि कोई रेगुलेशन आ जाए या देखिए उनका कहना पैदा हो रहे थे उनके लिए, देखिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मसाइल पैदा हो रहे थे। देखिए एक चीज़ तो है कि ये जो हमारे कवानीन हैं ये बहुत पुराने हैं। ये 1920 में अंग्रेज़ लेकर आए थे, उसके बाद हमने उसे अपग्रेड करते चले गए और अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा जो है जिद्दत की और नए तकाज़ों के मुताबिक बनाने की ज़रूरत थी। तो जो सनतकारों की तरफ से बात मुसलसल आती थी कि इन कवानीन को मुख्तसर किया जाए, जामा किया जाए, यानी कि इतने कवानीन के बजाय इन्हें 4 या 6 कवानीन की शक्ल में दे दिया जाए। तो इस तरह होगा ये कि जो उनके पास 12-13 लेबर इंस्पेक्टर्स आते हैं, बॉयलर का अलग आ रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी का अलग आ रहा है, मिनिमम वेज का अलग है, सोशल सिक्योरिटी का अलग है, तो वो चाहते हैं कि ये कवानीन मर्ज हों और उसमें उनको भी आसानी होगी और मजदूरों को भी आसानी होगी। लेबर एक इंस्पेक्टर जाके सारी चीज़ों को चेक करेगा क्या? देखिए फ्यूचर में तो यही है कि कम अज़ कम जो है कवानीन हो। और अब हमारे यहाँ मसला है कि जो वर्कर की डेफिनेशन है वो मुख्तलिफ लॉ में अलग अलग है, तो ये डिमांड थी और इसे मजदूर रहनुमा भी समझते थे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है ये उस ज़रूरत को पूरा नहीं करता, बल्कि ये एक मज़ीद एक तनाज़े को जन्म दे रहा है। क्योंकि इसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि 2 बड़ी चीज़ें हैं, एक इसके बनाने के तरीक़ेकार और जो इसमें बुनियादी जो डेफिनेशंस दी गई हैं वर्कर्स की, एम्प्लॉयर की, वो तो हम पहले हिस्से में अगर आते हैं तो देखें इसका तरीक़ेकार तो सहफ़रीकी था और मज़दूरों का कहना है कि उनसे मुशावरत के बगैर ही लाया गया और ये ILO के अपने कन्वेंशन के भी ख़िलाफ़ है। दूसरा सिंध जो पाकिस्तान में मरोजा राइज है लेबर कवानीन का, वो ये है कि पहले हमेशा पाकिस्तान में लेबर पॉलिसी आती है, उस लेबर पॉलिसी के बाद फिर यस आपने देखा होगा कि भुट्टो साहब जो है 4थी लेबर पॉलिसी लाए थे, उसके नतीजे में जो 1972 में आई थी और उसके नतीजे में सारे लेबर कवानीन बने जो पाकिस्तान में रहे और जिसकी वजह से मेहनत कशों को तमाम हकूक़ मिले। और फिर उसके बाद 5वीं लेबर पॉलिसी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आई थी और फिर उनके दौर में जो लेबर कवानीन नए आए थे और सीरा वगैरह बना था। ये वाइड लेबर कवानीन है जो विदाउट लेबर पॉलिसी और विदाउट जो है किसी लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे हैं। तो इसमें ज़रूरत तो ये है कि पहले लेबर पॉलिसी आए, लेबर कॉन्फ्रेंस हो और उसके अंदर एक ढांचा दिया जाए कि आप क्या करना चाहते हो, फिर लेबर कवानीन बनाए जाएँ। एक तो इसमें ये फॉल्ट है, गलती है बुनियादी। दूसरी बात ये है कि इसकी जो बुनियादी डेफिनेशंस हैं जिसके ऊपर तमाम ये लेबर कवानीन करते हैं, वो 2 बड़ी डेफिनेशंस हैं, वर्कर और एम्प्लॉयर। तो वर्कर की डेफिनेशन इस लॉ के अंदर इतनी वाइड कर दी है कि उसके अंदर ऑफिसर्स को भी डाल दिया है। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसके हो सकते हैं, जिनको हायर एंड फायर का इख्तियार है, जो अथॉरिटी रखते हैं, उनको भी वर्कर करार दे दिया गया है। इसी तरह वर्कर में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, जैसे आप समझते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से मुराद ये है कि होम बेस्ड वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है या जो प्लेटफॉर्म वर्कर है या जो डिजिटल वर्कर है, उसको भी इसमें मर्ज कर दिया। अच्छा, बज़ाहिर तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है कि जनाब सब वर्कर हो गए, लेकिन इसमें नुकसान उस वर्कर का हो रहा है जिसने 100 साल जद्दोजहद के नतीजे में अपनी मुख्तलिफ जो है मराहत हासिल की थी और जो इस वक्त मौजूदा कवानीन में होनी थी। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन को जन्म देगा अगर हम इसको ले। इसी तरह एम्प्लॉयर बहुत सादा सा होता था, जिसकी फैक्ट्री है, जो ऑनर है वो मालिक है। नए लेबर कोड में मजदूर रहनुमाओं का कहना ये है कि इसके अंदर मज़ीद डेफिनेशन कर दी गई हैं। मतलब एम्प्लॉयर है, फिर उसमें एक प्रिंसिपल है, फिर इसमें एक ऑक्यूपायर है और फिर इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर है। अब एक ही प्रेमिसेस के अंदर 4 मुख्तलिफ एम्प्लॉयर है। हाँ, मसलन इससे पहले जो लॉज हैं उसमें तो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर नहीं है,
ना उसके पास प्यार है। और सिंध गवर्नमेंट ने जो लेबर डिपार्टमेंट ने जो लॉ जो इस वक्त मंजूर किया हुआ है, जो इस वक्त एप्लीकेबल है, उसके अंदर तो प्रोडक्शन साइट पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो ही नहीं सकती। ये ज़रूर है कि इस वक्त जो है वो एप्लीकेबल नहीं है उस तरह, लेकिन कवानीन में मौजूद है। अब मौजूदा जो ड्राफ्ट है उसके अंदर मजदूर रहनुमा का एतराज़ ये है, मजदूर रहनुमाओं का, कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉयर करार दिया गया, यानी कि वो अगर किसी को रखेगा तो वो उसका मालिक है और सारी जिम्मेदारी उसकी है। तो इस तरह एक तरह से जो है इस लेबर कोड के अंदर जो है ठेकेदारी निज़ाम को और कॉन्ट्रैक्टर को जायज़ करार दे दी गई, जिसकी कि एक पाकिस्तान में 75 साल तारीख़ है कि मज़दूरों ने कभी भी ठेकेदारी निज़ाम को और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को की मुखालफत की है कि ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस तरह उसकी जो हकूक़ हैं वो चले जाते हैं। आज एक फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर है, कल वो वहाँ से चला जाता है, तो वो अपना क्लेम किसके ऊपर करेगा? तो एक बड़ी स्ट्रगल है मज़दूरों की कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर। तो अगर आप उसे जायज़ करार दे देते हैं तो ये तो बहुत बड़ी मज़दूर रहनुमाओं का कहना है कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो ये बुनियादी 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा भी दीगर कवानीन में इसमें जो बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ है, उसके अंदर तब्दीली इसके अंदर लेकर आए हैं। तो जो हमारा पुराना हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ है उसके अंदर बहुत सारी हमने वक्त के साथ साथ उसमें अमेंडमेंट की थी। उसमें ज़ाब्ते और तरीक़ेकार मौजूद हैं कि किन कवानीन की मालकान ने जो है उसकी पाबंदी करनी है। जो नया ड्राफ्ट है उसके अंदर इसके बजाय ये किया है, इन्होंने कहा है कि जनाब एक जो है वर्कर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इलेक्शन के लिए सिलेक्ट होगा और वो फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा और वो मालकान को बताएगा कहाँ कहाँ आपने इन चीज़ों को करना है। तो वो जिम्मेदारी जो एम्प्लॉयर की थी वो मज़दूरों पे शिफ्ट कर दी है। लेकिन उसमें भी उसने कहा है कि बाई इलेक्शन आएगा, तो अगर वो बाई इलेक्शन आएगा तो उसी इदारे में यूनियन है जो इलेक्शन जीत कर आई है, तो इसका मतलब उस इदारे में 2 इलेक्शन होंगे, इस काम के लिए अलग इलेक्शन होगा। अगर ऐसे ही कोई आपने लाना था, वर्ल्ड काउंसिल लेकर आनी थी, तो वो फिर आपने सीबी के ज़रिए लेना था ताकि वो नुमाइंदा उनकी होती है। इसी तरह जो इनका एक लॉ है सिंध इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, उसके अंदर जो हड़ताल के हक हासिल हैं मज़दूरों को, वो इस लॉ के अंदर उसके ऊपर भी बड़ी कदगन लगाई गई है। मज़दूर रहनुमाओं का कहना है कि नए कवानीन के बाद तो शायद हड़ताल करना नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि उसमें 60 दिन का वक्त दिया गया है मशावरत के लिए, सालसी के लिए। तो हकूक़ गज़ब हो जाएंगे मज़दूरों के? गज़ब ही नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये एक तरह से तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। और ये वो हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे जो बड़ी तवील जद्दोजहद के नतीजे में मज़दूरों ने अपने लिए हासिल किए थे। और ये मज़दूरों के लिए भी नुकसानदेह है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए भी। देखिए इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह कैसे होगा? देखें इंडस्ट्री इसलिए कि जब तक किसी इंडस्ट्री में पीस नहीं होगा, अमन नहीं होगा, तो वो इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती। दूसरी बात ओनरशिप। अच्छा, पीस किस तरह आता है कि ये कवानीन बने हुए हैं, वहाँ एक मज़दूरों की यूनियन मुंतखब होती है, फिर वो सीबी बनती है और वो फिर उनके बिहाफ पे मालकान से मुज़ाकरात करती है, तो उसे एक एक मज़दूर से बात नहीं करना पड़ती। तो वो जो वो सीबी बात तय कर लेती है उसका फिर वो इम्प्लीमेंट, वो सारे मज़दूर उसको मानते हैं और इस तरह एक हारमोनी रहती है, एक सिस्टम चलता है। लेकिन अगर आप इसको कमज़ोर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हर मज़दूर उठेगा और उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे। जो मौजूदा लॉ हैं इसमें 70 साल में अदालतों ने इसकी मुख्तलिफ कवानीन की तशरीह की है और अब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि कौन सी सेक्शन क्या कहती है, कौन सी जो है डेफिनेशन, किस वर्ड की क्या डेफिनेशन है, उसको अदालतों ने वाज़ेह कर दिया। जब नया ही लेबर कोड आ जाएगा तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। अब हम ये मज़दूर रहनुमा फिर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एम्प्लॉयर कहेगा कि इसकी ये डेफिनेशन है, मज़दूर कहेगा ये है, तो ये तो फिर 30-40 साल का एक और बड़ा वक्त लग जाएगा। तो इसमें जो तजवीज़ सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इसमें ऐसा किया जाए कि यही कानून रहे जो मौजूद है और इसमें वक्त के तकाज़ों के मुताबिक इसमें नई तब्दीली कर ली जाए। इस हवाले में जो मेरी इल्म है, इस हवाले से सिंध में तो मज़दूर रहनुमाओं ने अपनी अलाइंस भी बनाया है, उसका नाम जो है मूवमेंट फॉर लेबर राइट्स बनाया है और इसकी जो कमेटी है 14 रुकनी, उन्होंने वज़ीर मेहनत से मुलाकात भी की है और वज़ीर मेहनत शाहिद अब्दुल सलाम थीम ने उन्हें इस बात की इंश्योरेंस दी है कि उनकी मशावरत के बग़ैर, उनकी कंसल्टेशन के बगैर हम इस ड्राफ्ट को मंजूर नहीं करेंगे। और उनके जो एतराज़ात हैं मज़दूरों के, वो उन्होंने कहा कि हमें आप पेश करें तो हम उसे कंसीडर करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसके ऊपर जो है एक्शन लिया है, नोटिस लिया है और एक 3 रुकनी कमेटी उन्होंने बनाई है जिसमें सेक्रेटरी लेबर हैं, सेक्रेटरी लॉ हैं और उसे हेड कर रहे हैं वज़ीर मेहनत। और सुनने में आया कि शायद सईद गनी साहब भी इस मामले को देख रहे हैं। तो सिंध की हद तक तो हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर नोटिस लिया है। अलबत्ता पंजाब में अभी तक सूरत हाल ये है कि मज़दूर तो एक जगह जमा हो गए, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई जो है पेशरफ नहीं। अच्छा, पंजाब की सूरत हाल ये
तो हुकूमत ऐसे कोई पेश पंजाब में नहीं आ रही है। अब पंजाब में अभी तक पंजाब गवर्नमेंट में जो है, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने इससे फौरी तौर पे, हालांकि वहाँ का जो लेबर का निज़ाम है मैंने देखा यहाँ से निस्बतन बेहतर है सिंध से। तो हाँ आप ये कह सकते हैं उनकी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है या जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कदरे बेहतर हैं सिंध के मामले में। लेकिन अभी तक वहाँ के जो लेबर मिनिस्टर हैं या पंजाब गवर्नमेंट है उसने उस तरह रिस्पांस नहीं किया है जैसे कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब या उनके वज़ीर मेहनत ने रिस्पांस किया है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि इससे मामला जो है वो किसी ऐसी तरफ जा रहा है जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हल हो जाएगा, क्योंकि 1 मई के बाद इस हवाले से फिर शहर में मुजाहरे शुरू हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं, आपने भी उनकी कवरेज की होगी। तो बजाय ये कि एक चीज़ जो है किसी तनाज़े की शक्ल करती और मजदूर जो है रोडों पर तनाज़े की सूरत इख्तियार करता जा रहा है लेबर एक्ट 2024। हाँ अगर ये मंजूर होता है और उस पर हुकूमत जो है मजदूरों को नहीं सुनती है, क्योंकि वो इस पर बहुत ज़्यादा हसास हैं और वो समझते हैं कि ये लेबर कवानीन जो है उनके तमाम हकूक़ को ख़त्म कर देगा और इंडस्ट्री में नए तनाज़ात को जन्म देगा जो ना सनतकारों के लिए दुरुस्त है ना मज़दूरों के लिए दुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से भी मशावरत करने की ज़रूरत है कि वो इस पर क्या कहते हैं। अभी तक जो है एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का इसमें कोई मौक़िफ़ नहीं आया है कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। नज़र साहब ने जो भी उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से अभी इसका मौक़िफ़ नहीं आया है, वो भी आना ज़रूरी है कि वो इस सिंध लेबर कोड को किस तरह देखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा होता है कि जनाब ये तो एक साम्राज्यी ताकत जिसे हम आम अल्फाज में और कहते हैं कि साम्राज्यी ताकतों का कोई खेल है या कोई उनका कोई प्लान है कि वो लोग यानी कि वर्ल्ड बैंक या जो आलमी इदारे हैं क्या वो ILO से ये कवानीन मंजूर करवाना चाह रहे हैं कि जिससे ये लेबर के कवानीन गज़ब हो जाएं और जो ही साम्राज्यी ताकतें और ये मल्टीनेशनल्स इंडस्ट्रियलिस्ट इनको मज़ीद वो मजबूत करना चाह रहे हैं क्या? कोई इसके पीछे ये इस तरह का तो एजेंडा नहीं लगता। देखिए मेरी जो मज़दूर रहनुमाओं से इस हवाले से गुफ्तगू हुई है, क्योंकि आपको पता है मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो यूनियन से रहा, मैं सदर रहा उसमें, और आजकल लेबर लॉस के हवाले से कोशिश होती है उसमें कुछ काम किया जाए बेहतरी के लिए। तो मेरी जो मज़दूर रहनुमाओं से इसमें बात हुई है जिसमें तमाम बड़ी फेडरेशंस के रहनुमा हैं, उसमें मुख्तार अवान साहब हैं, नासिर मंसूर साहब हैं, वकार मेमन हैं और नेशनल लेबर फेडरेशन के खालिद खान वगैरह हैं। उन सबका इसके बारे में मौक़िफ़ है कि वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं है। मसलन ये जो लेबर कोड आया है ILO की मुशावरत से, ये सिर्फ पाकिस्तान या सिंध का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसी तरह का लेबर कोड जो है वो इंडिया में भी आया था। और आपको याद होगा कि आज से 1-1.5 साल पहले वहाँ किसानों की बहुत बड़ी हड़ताल और कितनी खुदकशी भी रखी थी, बहुत बड़ा इशू हुआ और मोदी साहब उसको उस तरह नहीं कंट्रोल कर सके और बाद में उन्होंने किसानों की उन मुतालबात को माना। अलबत्ता लेबर कवानीन पे फैसिलिटेट भी किया, कंपनसेशन भी दिया बिल्कुल वालों को जिन्होंने खुदकशी की। बिल्कुल। और जो लेबर कवानीन थे अलबत्ता वहाँ इस तरह उसका जो है इसकी मुखालफत नहीं हो सकी, तो शायद सुनने में आता है कि लेबर कवानीन वहाँ इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अलबत्ता किसानों के चूँकि उसने मज़ाहमत की तो वहाँ हो गया। इसी तरह बांग्लादेश में भी इस लेबर कोड पे काम हो रहा है, श्रीलंका में भी हो रहा है। तो नज़र ये आता है कि इनफरादी नहीं है ये दुनिया के जो तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ शायद लेबर कवानीन के ममालिक हमसे बहुत बेहतर जा रहे हैं। अब देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा टेक्सटाइल यूनिट्स बांग्लादेश जा रहे हैं। देखिए उसमें तो सबसे बड़ी इशू ये है कि जो हमारा एनर्जी है वो सबसे बड़ा क्राइसिस है कि एनर्जी का हमारा रेट इतना है कि उसके अंदर इस वक्त किसी दुकानदार का अपना दुकान चलाना मुश्किल है। IPPC जो मैंने बात की। अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैं अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आता हूँ और हमारे पास इस वक्त लेबर रहनुमा है जहरा साहिबा जो कि SECI की गवर्निंग बोर्ड की मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। तो मैडम ज़रा ये बताएं कि ये जो सिंध लेबर कोड 2024 का जो सिलसिला चल रहा है ये आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो ड्राफ्ट अभी बनाया गया है ये आगे चल के मंजूर हो जाएगा और इससे क्या मुश्किलात जो हैं वो मेहनत कशों को का सामना करना पड़ेगा? देखिए कोशिश तो यही की जा रही है कि इसको अप्रूव करवा लिया जाए, क्योंकि कुछ लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लोग CM से जाके मिले हैं और बाकी सारी चीजें, और CM का फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में, इवन डॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के अंदर भी जो है वो छपा है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो बेसिक चीज ये है कि कोई भी चीज जिसमें थर्ड पार्टी
सिस्टम को लीगलाइज करने की बात की जाएगी, यहाँ का मजदूर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप देख लें पहले ही सूरत हाल बहुत बुरी है फैक्ट्रीज के अंदर। जी सारे यूनिट्स को जो है वो फॉर्मल सेक्टर को इनफॉर्मलाइज कर दिया गया है। वर्कर्स को पता ही नहीं है कि वो किस मालिक के लिए काम कर रहे हैं और उनका रियल जो एम्प्लॉयर है वो कौन है, कि कहाँ पे अगर अपने ग्रीवेंसेस को जो है वो ले जा सकता है, कौन उनको जो है वो किस तरीके से सैलरीज जो है वो दी जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज वैसे ही वर्कर फेस कर रहे हैं आज की सोसाइटी के अंदर। और इसमें फिर सीएम का और बाकी लोगों का बगैर समझे चीजों को, उनके पास जो भी जाए मिलने के लिए और वो एक्सेप्ट कर लें उन चीजों को बगैर बात किए, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम इस लेबर कोड को इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या इसके लिए जो है वो रिजर्वेशन आ रही हैं कि खुद आईएलओ का जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है कि इसकी भी खिलाफ वर्जी है कि जब भी अगर कोई किसी लॉ के अंदर अमेंडमेंट लानी होती है या उसके अंदर कोई बेहतरी की बात हम कर रहे होते हैं, तो बुनियादी तौर पे इसको ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन होती है। उस ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन के नतीजे के अंदर बहुत सारी चीजों पे फिर एक कंसेंसस बनता है सबका और उसके नतीजे में एक लेबर पॉलिसी आती है और एक लेबर पॉलिसी के बाद फिर एक लॉ बनने की तरफ जो ये प्रोसेस बढ़ता है आगे, जिसके अंदर सारे लोग शामिल होते हैं। क्योंकि लेबर लॉज ही ऐसे लॉज हैं, पूरे लॉज उठा के आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉज हैं, जो लेबर लॉज है वो जो है वो सिर्फ फर्जी है, जिसके अंदर एम्प्लॉयर भी बैठता है, वर्कर भी बैठता है, गवर्नमेंट के लोग भी बैठते हैं। बाकी लॉज तो इस तरह के हैं कि जो कोई भी मिनिस्टर पेश कर देता है या कोई भी जो है वो पेश कर देता है, लेकिन लेबर लॉज ऐसे हैं कि जो ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म के थ्रू बनते हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होते हैं और सब उस पर काम कर रहे होते हैं। तो पहली तो ये बात है कि ये इस मुशावरत जो सह फरीकी मुशावरत है उसको जो है बिल्कुल बालाए ताक रख दिया गया है, इसमें किसी वर्कर की बॉडी को शामिल नहीं किया गया और ये लॉ को लाकर हमारे सामने रख दिया गया कि ये तय किया है, ये हमने बनाया है, एक्सपर्ट्स ने बनाया है, इसको आप जो है वो अडॉप्ट करें। तो ये किसी सूरत में भी जो है वो क्योंकि हम जो इतनी जिद्दोजहद की है, 100 सालों से ज्यादा की जिद्दोजहद है वर्कर्स की, जिन्होंने अपने हकूक मनवाए हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, उनकी परमानेंट नेचर की जॉब होनी चाहिए, लेकिन पूरे जी बिल्कुल, मैं यही सोचता हूँ कि मुझे ये लगता है कि इसके अगर लॉ मंजूर हो जाता है, ये जो आपके मेहनत कश रहनुमा है उनकी जद्दोजहद जो है वो तो कई साल पीछे चली जाएगी अगर ये मंजूर हो जाता है, हो जाए ये कवानीन तो। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को जो है लीगलाइज कर अच्छा, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लीगलाइज करने की बात है, जो इतनी सारी एचआर कंपनीज बनी हुई हैं इस वक्त पाकिस्तान में, तो क्या ये इनको फैसिलिटेट किया जाएगा इसके जरिए? करने की कोशिश की जा रही है इस कोर्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन मुख्तलिफ वर्ड्स में जो है वो अच्छे अच्छे वर्ड्स डाल के इन्होंने जो है वो एम्प्लॉयर की जो डेफिनेशन है मतलब ऑक्यूपायर कर दिया है, रिक्रूटमेंट एजेंसी कर दिया है, मतलब इस तरह के नए नए नाम देकर जो है जो हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ पे कि मजदूर जो है वो परमानेंट नेचर की जॉब होनी चाहिए। जो भी मजदूर किसी भी काम मतलब मीन्स आप देखिए पूरा मीडिया जो है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे चला गया है और आप लोग फेस कर रहे हैं ये सारी चीजें। इसी तरीके से हम भी जो है अब फेस कर रहे हैं जो फैक्ट्री के अंदर खासतौर पे कि सब कॉन्ट्रैक्टर एक जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो बोली लगाता है, वो खरीदता है उस चीजों को, फिर उसके आगे वो सब कॉन्ट्रैक्ट रखता है, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर, फिर सब कॉन्ट्रैक्टर। तो वर्कर्स का जो अगर कोई शिकायत अगर आती है या कोई अगर किसी को कोई इशू आएगा, ग्रीवेंस मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि पता ही नहीं है कि इनका एम्प्लॉयर कौन है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो ज़हरा साहब ये बताएंगे जो लेबर रहनुमा है उनका क्या रद्द अमल आ रहा है, आप लोग क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी? देखिए हमारी तो स्ट्रेटजी है कि फर्स्ट फेज में तो हमने ये कह दिया है कि ये जिस बेसिस पे हमने इसको रिजेक्ट किया है वो ये है कि थर्ड पार्टी ये तय फरीकी एक तो मुशावरत के बगैर बनाया गया है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमने बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं, प्रोटेस्ट भी किए हैं और अपना एहतजाज हमने रिकॉर्ड करा दिया है गवर्नमेंट को भी, और इसके नतीजे में ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है ना 3 रुकनी कमेटी बनाई है, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग कॉल नहीं की गई है। इवन मुझे लगता है कि जो कमेटी बनाई भी गई है सीएम की तरफ से उन कमेटी के मेंबरान को भी सही तरह नहीं पता कि उनको करना क्या है। तो ये अभी तक जो है लुकूना मौजूद है यहाँ पर। और इसके अंदर दूसरी जो अहम बात ये है कि जो पेशगी के निज़ाम है ये एडवांस जो है मतलब जैसे आप भट्टा मजदूर देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, जो बॉन्डेड लेबर है उसको तक को जो है लीगलाइज करने की कोशिश की गई है इसके अंदर। फिर यहाँ पे जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है जो पहले ही खराब था यहाँ पे कि वर्कर अगर शिकायत लेकर आता है तो उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है या उसको थ्रेट किया जाता है, पुलिस में दे दिया जाता है, रेंजर्स आ जाते हैं उसके अंदर। इस पूरे निज़ाम को शिकायत के निज़ाम को ठीक करने के बजाय
उन्होंने मजीद इसके अंदर 2 और प्रोसेस डाल दिए हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मजदूरों के खिलाफ हैं, और हम समझते हैं कि इस पे जो है वो हम हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन इस पर हम काम कर रहे हैं। तो जिस जिस चीजों में ठीक होने की, बेहतरी की गुंजाइश है, हम ये नहीं कहते हैं कि लॉज को बेहतर नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल ये कहते हैं कि लॉज को बेहतर होना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी जैसे कि इकोनॉमी है, कि इकोनॉमी का जिक्र किसी हमारे लेबर लॉ के अंदर नहीं है, तो उसको बिल्कुल आना चाहिए। होम बेस्ड वर्कर्स को आना चाहिए, डोमेस्टिक वर्कर्स को इसके अंदर आना चाहिए, बाकी जो हॉकर्स हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन ये मुशावरत के साथ होनी चाहिए। तो इसलिए हमने कमेटियां बनाई हैं जिसके अंदर तमाम ट्रेड यूनियन के जो लीडरान है वो शामिल हैं इसके अंदर, मूवमेंट फॉर लेबर राइट्स के हवाले से, और हम इस पे काम कर रहे हैं लॉज पे। जहाँ जहाँ अमेंडमेंट हम करना चाह रहे हैं, जहाँ डेफिनेशन को हम चेंज करना चाह रहे हैं, जहाँ डेफिनेशन को बिल्कुल आसान और सहल बनाएं ताकि लोगों को समझ आए और लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सके, वर्कर इसका इस्तेमाल कर सके, तो उस पर हमने काम शुरू कर दिया और वो हम काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़हरा, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी, तो आपने सुना सारी इनकी गुफ्तगू, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो आपसे होम बेस वर्कर्स वुमेन फेडरेशन की मरकज़ी रहनुमा और सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी की गवर्निंग बॉडी मेंबर ज़हरा खान आपसे जो बात कर रही थी, इसमें बहुत मुनासिब उन्होंने बात की है कि जो अभी हुकूमती सतह पे कमेटी बनी है वो बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम निशानदेही की कि उसमें अभी तक मजदूरों की नुमाइंदगी नहीं है। यानी कि कमेटी तो बनाई है हुकूमत ने, तो उसमें हुकूमत मजदूरों को भी ऑन बोर्ड यहाँ सारी कमेटी ऐसे ही बनती है, सनतकारों के लिए मसाइल के हल के लिए कमेटी बनती है, उसमें सनतकारों का कोई नुमाइंदा नहीं होता, ये तो मुल्की सितम ज़रीफ़ी आप तो इसमें इन्होंने अच्छी निशानदेही की है कि वो कमेटी बनाना, इसको एड्रेस करना अच्छी बात है, लेकिन इसका जो दूसरा फरीक है, मतलब मजदूरों को भी उस कमेटी में शामिल करना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात की। और ये वो लोग हैं जो रोड पे भी काम कर रहे हैं और कलम से भी काम कर रहे हैं। इसमें मैं एक और इशू बताऊं, जो मजदूर है, अच्छी बात ये रोड पे भी काम कर रहे हैं और कलम से भी काम कर रहे हैं। और इसमें मैं एक अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जो कि वो मजदूर है जिसकी आमतौर पर बात नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, और वो है भट्टा मजदूर। हमारे यहाँ बहुत उसके ऊपर बात हुई है माजी में, और पूरी फैमिलियाँ जो है वो जबरी मुशक्कत उनसे ली जाती है, और उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उनको एक पेशगी दे दी जाती है। उस पेशगी के नतीजे में वो पूरी फैमिली मकरूज हो जाती है भट्टा मजदूर की जो काम करती है। और ये हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू रहा है, इंटरनेशनली इस पर बड़ी स्टोरीज आई हैं। उसको इस मौजूदा जो है सिंध लेबर कोड के अंदर मजदूर रहनुमाओं का कहना है, और मैंने भी उसे देखा है, कि उसको एक तरह से लीगलाइज कर दिया गया है और उसको वाइट कर दिया गया है। पहले भी जो रकम थी उसको मजदूर रहनुमा मुस्तरद करते हैं कि कोई 50,000 के करीब रकम है पंजाब में, वो कहते हैं ये भी नहीं होनी चाहिए। मौजूदा सिंध लेबर जो ड्राफ्ट है, इसके अंदर जो है 3 मिनिमम वेज का फार्मूला दिया है, इतनी रकम को आप दे सकते हैं, जो आज के दौर के हिसाब से भी रकम 1 लाख से ऊपर बनती है। तो किसी भी सूरत में जबरी मुशक्कत या एडवांस या पेशगी जो है वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ये एक ऐसी तरमीम है जिससे मजदूर रहनुमा समझते हैं, खासतौर पर भट्टा मजदूर से ये समझ रहे हैं कि इस तरह जो है जबरी मुशक्कत को और ये एडवांस और पेशगी को लीगल शक्ल करार दी जा रही। तो इसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए, और इसको कम अज़ कम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी इस पर जद्दोजहद हुई है भट्टा मजदूरों की, और इसको अगर हम एडवांस के नाम पर पेशगी के बजाय एडवांस कर देते हैं तो ये गलत होगा। इसी तरह इसमें जो है, जो हम आपने नॉर्मल एक इस तरह सुनी होगी कि जो हमारे एक परमानेंट वर्कर होता था और एक डेली वेजेस या जो है कच्चा मजदूर होता था। इस लॉ के अंदर और बड़ी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी आ गया है, और बार जगह इस बात का जिक्र है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई होंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और एम्प्लॉई हैं। जो आपकी परमानेंट मुलाजमत है वो इसके अंदर बहुत शदीद तरीके से मुतासिर हो रही है, और इसके अंदर जो है जो मजदूर रहनुमाओं का बताना है कि इसके अंदर जो उन्होंने एक और चीज़ इजाफा की है वो है प्रोजेक्ट जॉब। यानी कि अगर आपको कोई कंपनी 5 साल की लगती है, कहीं लगती है 2 साल के लिए, तो वो आपको एज ए प्रोजेक्ट के तौर पे रखेगी, तो आपकी मुस्तकिल मुलाजमत का हक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी मजदूर रहनुमा की बात करें तो कुछ मजदूर रहनुमाओं के क्या तासुरात थे कि कुछ मजदूर रहनुमा जो हैं वो अक्सर सुनने में आता है हम कि पॉकेट यूनियन, एक ज़माने में यूनियंस जो हुआ करती थी मुख्तलिफ बैंकों की, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की, बड़ी एक्टिव होती थी, लेकिन अब वो उनके अंदर वो जिसे कहता हूँ ना कि मैं करेज वो नज़र नहीं आती मुझे उन बहुत से लेबर रहनुमाओं के अंदर। तो क्या वो हमारे यहाँ बहुत सारी पॉकेट यूनियंस बन चुकी है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा।
बिल्कुल, ये एक तल्ख़ हकीकत है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है कि इस खासतौर से मैं वक़्त हबीब बैंक की यूनियन का एक बार सुनता हूँ कि एक ज़माने में हबीब बैंक की यूनियन बड़ी एक्टिव हुआ करती, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि हबीब बैंक की यूनियन का कोई किरदार ही मुझे नज़र नहीं आता मैनेजमेंट के सामने। अच्छा देखिए, उसमें हुआ नहीं कि ये कानून साज़ी के ज़रिए मज़दूर तहरीक को कमज़ोर किया गया। पहले एक इदारे में एक यूनियन होती थी, उसकी इंटरनल इलेक्शन होते थे रहती, फिर बाद में एक और सहूलत दी गई, जैसे अब इस लेबर कोड के अंदर बहुत सारे स्वान ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ना, तो लोग उसका शिकार हो जाते हैं। तो बताया गया जनाब आपको एक फैक्ट्री में कई यूनियन लगाने का इख्तियार, आप यूनियन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एक फैक्ट्री में कई यूनियन की रजिस्ट्रेशन से मजदूर तहरीक मुनज़्ज़म होने के बजाय मुंतशिर हो गई। अब एक ही इदारे के अंदर 5 यूनियन होती हैं, वो आपस में लड़ रही होती हैं, तो वहाँ से ही पॉकेट यूनियन का तसव्वुर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, जबकि उसका मकसद यही बताया गया था कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक इदारे में यूनियन बना सकते हैं। और जो कवानीन ये है कि पहली यूनियन तो रजिस्टर्ड हो जाती है, दूसरी के लिए आपको एक मखसूस तादाद चाहिए मजदूरों की, जो अगर आपका फॉर्म भरती है तो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरी और तीसरी यूनियन रजिस्टर कराना मुश्किल हो जाता है। तो पॉकेट यूनियंस हैं, और मैं तो इससे आगे बढ़कर बात करूंगा कि कुछ फेडरेशन है जो बाकायदा पॉकेट यूनियन इन इदारों में बनाने में मदद करती है उन एम्प्लॉयर्स की, और वो मजदूरों की काली और फेडरेशन का गठजोड़ भी हो जाता है आलमी इदारों के साथ, क्या ऐसा भी कुछ सुनने में मेरे आया है कि ये भी होता रहता है क्या इस समय? बिल्कुल ऐसे ही है, और इस लेबर लॉ में भी मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि सारे लोग मासूम हैं। जब ये कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे लेबर रहनुमा, तो फिर मजदूरों का पुरसाने हल कौन होगा, मुझे बताएं। देखिए, ये तो हर इंडस्ट्री में, हर एसोसिएशन में और हर फील्ड में, शोबे में, इवन मीडिया में भी ऐसा ही, हमारी भी बहुत सारी भरी हुई है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस वक्त जो लोग जिस तरह का रिएक्शन इस इशू पे आया है सिंध लेबर कोड 2024 पर, ये बड़ी खुशाइन बात है। तो तमाम लेबर रहनुमा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं आपके ख्याल में क्या? इस वक्त तकरीबन 90% एक है। अच्छा 90%। अच्छा, जो और जो इख्तलाफात है उनकी वजह क्या है? अच्छा, जो अभी नहीं भी है तो वो इस लेबर कोड पर एक ही बात कर रहे हैं। मतलब इस वक्त मैंने बात जो महसूस की तारीखी तौर पर, कि पहली बात है कि राइट का लेबर लीडर है या लेफ्ट का, चाहे वो इस जो नया इन्होंने एक फोरम बनाया है मूवमेंट फॉर लेबर राइट्स करके, और उसकी कमेटी बनी है जिसमें तकरीबन 14 के करीब सिंध के अंदर है, और पंजाब में भी एक जो है कमेटी बन गई मुश्तरका। इन कमेटीज के साथ या इस अलायंस के साथ अगर कोई मजदूर फेडरेशन नहीं भी है तो इसकी मुखालफत नहीं कर रही है, वो इसकी हिमायत कर रही है, चाहे इंफरादी तौर पे कर रही है, और हर सतह पे इस पे काम हो रहा है। और यकीनन जैसे जैसे जद्दोजहद आगे बढ़ेगी ये मजीद इस एक पॉइंट पे जमा हो जाएंगे। लेकिन काली भेड़े हर जगह हैं, और मजदूर तहरीक को नुकसान भी जो है वो मजदूर रहनुमा से, और इस लेबर कोड के हवाले से भी एक बात जो सुनने में आती है कि इसमें भी आईएलओ ने कुछ न कुछ फेडरेशन से तो मशावरत की थी, ये तो एक हकीकत है ना। जी, अभी मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे वसीम साहब से, और बल्कि हमारे एक और लेबर रहनुमा उनसे बात करूँगा मैं, और मज़ीद लेबर कोड 2024 के बारे में मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। कुछ देर की इजाज़त दीजिएगा, आपकी खिदमत में फिर हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे नेशनल रिफाइनरी के जनरल सेक्रेटरी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के शाकिर साहब से। जी शाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाकिर साहब, ये बताएं जो आप लोगों की जद्दोजहद चल रही है सिंध लेबर कोड 2024 के हवाले से, तो ज़रा आप कुछ अपने ख्यालात का ज़रा इजहार कर दें जनाब कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, और आप लोग आगे क्या लाएमल अपना इख्तियार करेंगे, और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके साथ? ये तो आप लोगों की बहुत सालों साल की जद्दोजहद को ख़त्म हो जाएगी अगर ये लेबर कोड 2024 वाला जो ड्राफ्ट है अगर ये मंजूर हो जाता है तो। हाँ बिल्कुल जी, आपने मतलब एक सवाल ये कि आपने बहुत किए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो लेबर कोड सिंध लेबर कोड 2024 है, जो कि पंजाब और सिंध में एक साथ दोनों जो है वो मुतारिफ करा दिया गया, यानी कि सूबाई हुकूमत ने उसको डिजाइन किया और मजदूरों को डिग्री कराई है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये तो सबसे पहले गैर आईनी है, क्योंकि आईएलओ की कन्वेंशन 144 और गैर आईनी है जी, सही 152 की खिलाफ वर्जी है कि इसमें जो है वो आप से यानी कि एम्प्लॉयर भी बैठेगा, और फिर उसमें जो है वो मजदूर रहनुमा भी बैठेंगे, यानी कि ट्रेड यूनियन बैठेंगे, और फिर गवर्नमेंट बैठेगी। वो गवर्नमेंट के मसाले पर बैठती है, तो ये तो कन्वेंशन इसमें एम्प्लॉयर को भी नहीं बैठाया गया,
ये तो पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने जो ना खुद से, जो जब से 18वीं तरमीम हुई है, सिंध हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत है, उन्हें ये ड्राफ्ट खुद ब खुद तैयार कर लिया। और उसके बाद उसकी एक लाजमी बात है, उसको तैयार करने के बाद जो है ना, बाद में इन्होंने मुख्तलिफ फेडरेशन, जो पाकिस्तान की बड़ी फेडरेशन हैं, तो उनको जो है इन्होंने उनकी कॉपियां भेज दी। तो ये तो गैर आईनी तरीका था जो हुकूमतों ने किया है। और हम मजदूर जो ट्रेड यूनियनिस्ट हैं या फेडरेशन है, उनके लिए बड़ा झटका था कि इतना बड़ा मामला कर लेंगे, और खुद इसमें ILO जो है इन्वॉल्व रही। और अच्छा, वो इन्वॉल्व इसलिए रही कि सिंध हुकूमत, देखिए ILO इन्वॉल्व होने का एक ये भी तो फायदा होगा कि मल्टीनेशनल या बड़े जो साम्राज्य है उनको मुस्तफीद कर हो सके वो लोग। फिर हम तो ये समझ रहे हैं कि देखिए, ये जो गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं, हम यही समझते हैं कि एक तरह से ये लोग खुद जागीरदार होते हैं, इनकी अपनी कंपनीज होती है, खुद ऑनर होते हैं, एम्प्लॉयर भी यही होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी बन के जो है ना, दोनों जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सामने आई हैं और इन्होंने एक कोड तैयार कर लिया है। अच्छा, अब उसमें लाजमी बात है, हमारे लिए एक बड़ा वो था, ट्रेड यूनियन के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां लगाई, इसमें कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों की जानें गई हैं। और आज एक बिल्कुल हमारे यहाँ कानून अच्छा है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। और ये खुद हुकूमतें नहीं अमल दरामद करती। जिस तरह पाकिस्तान में मजदूर तबका बदहाली का शिकार है, तो आप ये देखिए कि वो कानून जो बना हुआ था ना, वो भी हजम नहीं होता। एक तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब उस पर यह कहा जा रहा था कि हमारी फेडरेशन ने कहा था इसको सहल और बेहतर कर दिया जाए, यानी कि हर एक चीज का एक अलग बना हुआ है, सोशल सिक्योरिटी अलग बना हुआ है, EOPI अलग बना है, वेलफेयर बोर्ड अलग बना है, एम्प्लॉयमेंट अलग बना है, स्टैंडिंग ऑर्डर अलग बना हुआ है। तो सहल करने की बात कीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे मोहल्ले की आप सफाई करवा दें, अगर आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, तो आप मेरे मोहल्ले की सफाई के चक्कर में आप पूरा ऑपरेशन क्लीन अप कर दें, यानी कि अगर 2 कातिल हो तो पूरे इलाके को उठा के बंद कर दें, तो ये तो गलत है ना। हमने आपसे कहते हैं तो सहल कर दें। तो आपने सहल क्या किया कि आपने एकतरफा खुद ही कानूनी वो करके और एक कोड जो है ना तैयार किया। और वो कोड तो आप ये देखिए, जब हमने उसको पढ़ा है, जितने ट्रेड यूनियन हमारी फेडरेशन से जब हमने उसका मुताला किया है, एक तो सबसे गलत बात उनकी ये रही कि इसको जो है, हमारी मादरी जबान उर्दू है, तो उन्होंने इसको इंग्लिश में वो किया है। ट्रेड यूनियन जो लोग होते हैं वो इतने ज्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो लोग पढ़ लेते हैं, जब पढ़ा तो उनको बड़ा हैरत रही कि ये मतलब एक इतना जालिमाना कोड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद भी इसको कोशिश कर रहा हूँ और काफी हद तक मैंने पढ़ लिया है। इसमें आप ये देखिए कि पहली तो गैर आईनी तौर पर यह किया गया कि एकतरफा तौर पर गवर्नमेंट ने जो है ना बना के और सामने रख दिया तैयार करके। फिर इससे जो ठेकेदारी निजाम है उसको कानूनी ताकुत दी जा रहा है, यानी कि उसको एक कानूनी शक्ल बनाई जा रही है। वो जो ठेकेदारी वर्कर है वो तो ये कहते कहते पूरी जिंदगी गुजर गई कि हम उस इदारे के वर्कर हैं। और सुप्रीम कोर्ट की इतनी सारी जजमेंट्स हैं जो फौजी फर्टिलाइजर से लेके PSO और फिर उसके बाद नेशनल बैंक और दीगर इदारों में हुई, वो तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी जो है ना साइड पर डाल दिया कि इस कोर्ट बना के किसी तरह जो है ना इन मजदूरों पे जो है ना एक बिजली गिराई जाए। अब उसमें जो कुछ पॉइंट मैंने पढ़े हैं तो वो तो मुझे मतलब बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं खुद 22 साल से एक इदारे के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की पढ़ने की। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन कॉन्वेंट में तब्दीली ऐसी तब्दीली गई है जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको मारेंगे भी और आपसे कह रहे रोने भी नहीं देंगे। कैसे हो सकता है? मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि आप मुझे मारे और मैं रोऊं नहीं? तो ये तो जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। तो ये पंजाब की तरह जैसे पंजाब में हुआ है, वहां पे जो लेबर डिपार्टमेंट के लोग थे, मैंने सुना है कोई मोहतरमा थी, उन्होंने जब वो बाद में फेडरेशन गई तो उनसे कहा कि ये तो हमने आपको बुला लिया है वरना हमें जरूरत नहीं थी। यानी कि ये तो आप जो कहते हैं ना जमहूरी मुसल्लत कर रहे हैं, यानी कि इस कानून को ये लोग ये कह सकते हैं कि मुसल्लत किया जा रहा है जबरदस्ती। ये जबरदस्ती कह रहे हैं। हमने मतलब कभी हम फिल्म्स में देखते थे कि कोई चीज किडनैप हो जाती है, ये तो पूरा हमारा सिस्टम जो है ना किडनैप हो गया। इस सिस्टम के बाद जो लेबर कोड बनाया, यानी कि पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज्यादा मजदूर हैं जो शहरा के पाकिस्तान को चलाते हैं। आज जो अभी बजट आया इसमें आप देखें कि किस रेट से कितने तक जो लोग टैक्स देंगे, यानी कि हमारे टैक्स से हमारा मुल्क चल जाएगा और हम पे ही और जुल्म किया रहा है। यानी कि हमें ही काटा जा रहा है और हमसे ही कहा जा रहा है कि तुम्हें ये काम भी करना है। जब मैं कटूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? बिल्कुल दुरुस्त जो है जी। तो शाकिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त दिया इस नाजुक सूरत हाल में भी। और इंशाल्लाह ताला आपको कभी इंशाल्लाह इस पे बदू करूंगा और मजीद इस मौजू पर हम जरूर बात करेंगे। तो मैं एक बात जरूर कहूँगा जल्दी बोले मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने आज मुझे मौका दिया कि आपके चैनल की तवज्जो से कि ये सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, मेरी वहाँ की फेडरेशन के लोगों से भी बात हुई है, वो इस बात को जान लें कि ये बांग्लादेश
हिंदुस्तान और श्रीलंका नहीं है, ये पाकिस्तान जी। है। और इस पाकिस्तान ने बहुत सी तारीखें रकम की हैं, तो यहाँ का मजदूर खामोश नहीं बैठेगा। अगर जब हमारी जिंदगी और हमारे रोजगार पे और हमारी मुआशी सूरत पे फर्क पड़ेगा ना, तो ये फिर जो अरबाब अख्तियार जो बैठे हुए ना, ये तैयारी कर लें, फिर सुकून से ये भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब मजदूर परेशान होगा ना, तो फिर ये पूरा पाकिस्तान परेशान होगा। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। तो अब आप मुझे बताएं कि देखिए लेबर लॉज इस वक्त सिंध में तकरीबन 21 के करीब लेबर लॉज है ना, सिंध में 21 के करीब लेबर लॉज हैं। तो इसका ज़रा कुछ जायज़ा बताइए कि ये लेबर लॉज फिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, इस बारे में कुछ मुझे बताएं। शाकिर महमूद सिद्दीकी अभी आपसे बात कर रहे थे नेशनल रिफाइनरी की जनरल सेक्रेटरी मरकज़ यूनियन की। बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो लॉ है ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का जो एक मुसल्लमा असूल है बैनुल अक़वामी, उसकी भी खिलाफवर्जी है कि वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है। तो ये जो ILO के जो कन्वेंशन है 87 और 98, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है जो यूनियन साजी का उनको आके और जो उनकी मराद हैं। तो मैं जो आपसे उसमें बात कर रहा था कि ये बेसिकली जो इस लॉ का बुनियादी मकसद था वो ये था, जो मजदूर और आजिर दोनों की डिमांड थी कि कवानीन को एक किया जाए, ये उसको भी पूरा नहीं करता। ये सिंध लेबर कोड अगर इसी तरह हम मान भी लें और ये लागू भी हो जाए, तो वो जो डिमांड थी वो नहीं होती। उसमें सबसे बड़ी चीज़ डिमांड ये है कि जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, जो सोशल सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जिसमें UBI है, सोशल सिक्योरिटी है, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है, कंपनसेशन एक्ट है, इनको एक किया जाए ताकि मजदूर को एक जगह से वन विंडो सारी चीज़ें मिल जाए। इसमें उस सारे पोर्शन को छोड़ दिया गया, यानी कि अगर ये इस लॉ में उसको डिस्कस ही नहीं किया गया, तो वो जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं वो तो उसी तरह रहेंगे। इसमें सिर्फ मजदूरों की जो अपनी डेफिनेशंस हैं और बाकी चीज़ें वो मुतासिर हो रही हैं, तो उस पार्ट को छोड़ दिया गया है या अगले फेज़ में होगा। लेकिन असल डिमांड जो है वो मेहनत कश की और आजिरों की है। ये जो इतने सारे इदारे हमसे डील करते हैं, वो इस लॉ के आने के बावजूद भी उसी तरह प्रॉब्लम रहेगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जानबूझ के हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर रह जाना कोई मामूली बात नहीं है, और अगर उसको इसका हिस्सा नहीं बनाया जाता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि कवानीन उसी तरह रहेंगे, बल्कि मजदूरों का नुकसान हो जाएगा और पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रिवाज हो जाएगा और HR कंपनीज जो है वो और मजबूत हो जाएंगी और ग्रो कर जाएंगी पाकिस्तान में, उनको ग्रो करने के लिए लाया जा रहा है। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म की तरफ लेकर जाता हूँ, और ये आपको मैं इस बात को बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज़ायद इस वक्त जो है मेहनतकश ये लेबर मौजूद हैं, जो हुकूमत को टैक्स भी अदा करते हैं, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो सनतों के अंदर पैदावारी शोबे से वाबस्ता हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी यानी कि मईशत का पहिया चल रहा है। अब अगर ये लेबर लॉज पाकिस्तान में ऐसे आ जाते हैं कि जो मजदूरों के हक तलफी करते हैं, तो इस मुल्क में सनतों का पहिया चलना भी मुश्किल हो जाएगा, और हमारी जो इकोनॉमी की रिवाइवल होने की जो उम्मीद लोग लगाकर बैठे, तो इकोनॉमी का रिवाइवल भी होना जो है इस मुल्क में मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत और दूसरे इदारों से मेरी यही गुजारिश है कि जनाब, ये जो लेबर कोड 2024 के जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, इन पर हुकूमत नजरसानी करे और मेहनत कशों के हकूक को गज़ब न किया जाए, क्योंकि इन्हीं लोगों से मुल्क की मईशत चल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपके पास किसी अच्छे इशू के ऊपर बात होगी। अल्लाह हाफिज।